लोग कहते थे कि नत्थू का सर इसलिए गंजा हुआ है कि वो हर वक्त सोचता रहता है। इस बयान में काफी सदाकत है क्योंकि सोचते वक्त नत्थू सर खुजलाया करता है। चूंकि उसके बाल बहुत खुरदरे और खुश्क हैं और तेल न मिलने के बायस बहुत खस्ता हो गए हैं, इसलिए बार बार खुजलाने से उसके सर का दरमियानी हिस्सा बालों से बिल्कुल बेनियाज हो गया है। अगर उसका सर हर रोज धोया जाता तो ये हिस्सा जरूर चमकता, मगर मैल की ज्यादती के बायस उसकी हालत बिल्कुल उस तवे की सी हो गई है जिस पर हर रोज रोटियां पकाई जाएं मगर उसे साफ न किया जाए। नत्थू भट्टे पर ईंटें बनाने का काम करता था। यही वजह है कि वो अक्सर अपने ख्यालात को कच्ची ईंटें समझता था और किसी पर फौरन ही जाहिर नहीं किया करता था। उसका ये उसूल था कि ख्याल को अच्छी तरह पका कर बाहर निकालना चाहिए ताकि जिस इमारत में भी वो इस्तेमाल हो उसका एक मजबूत हिस्सा बन जाए। गांव वाले उसके ख्यालात की कदर करते थे और मुश्किल बात में उससे मशवरा लिया करते थे, लेकिन इस कदर हौसला अफजाई से नत्थू अपने आप को अहम नहीं समझने लगा था। जिस तरह गांव में शंभू का काम हर वक्त लड़ते झगड़ते रहना था, उसी तरह उसका काम हर वक्त दूसरों को मशवरा देते रहना था। वो समझता था कि हर शख्स सिर्फ एक काम के लिए पैदा होता है। चनांचे शंभू के बारे में चौपाल पर जब कभी जिक्र छिड़ता तो वो हमेशा यही कहा करता था, खाद कितनी बदबूदार चीजों से बनती है पर खेती बाड़ी उसके बिना हो ही नहीं सकती। शंभू के हर सांस में गालियों की बास आती है, ठीक है, पर गांव की चहल पहल और रौनक भी उसी के दम से कायम है। अगर वो ना हो तो लोगों को कैसे मालूम होगा कि गालियां क्या होती हैं। अच्छे बोल जानने के साथ साथ बुरे बोल भी मालूम होने चाहिए। नत्थू भट्टे से वापस आ रहा था और हस्बे मामूल सर खुजलाता गांव के किसी मसले पर गौर फिक्र कर रहा था। लालटेन के खंबे के पास पहुंचकर उसने अपना हाथ सर से अलहदा किया, जिसकी उंगलियों से वह बालों का एक मैल भरा गुच्छा मरोड़ रहा था। वो अपने झोंपड़े के ताजा लिपे हुए चबूतरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि सामने से उसे किसी ने आवाज दी। नत्थू पलटा और अपने सामने वाले झोंपड़े की तरफ बढ़ा जहां माधु उसे हाथ के इशारे से बुला रहा था। झोंपड़े के छज्जे के नीचे चबूतरे पर माधु, उसका लंगड़ा भाई और चौधरी बैठे थे। उनके अंदाजे नशिस्त से ऐसा मालूम होता था कि वो कोई निहायत ही अहम बात सोच रहे हैं। सबके चेहरे कच्ची ईंटों के मानिंद पीले थे। माधु तो बहुत दिनों का बीमार दिखाई देता था। एक कोने में ताकचे के नीचे रूपा की मां बैठी हुई थी। गलीज कपड़ों में वो मैले कपड़ों की एक गठड़ी दिखाई दे रही थी। नत्थू ने दूर ही से मामले की नजाकत महसूस की और कदम तेज करके उनके पास पहुंच गया। माधु ने इशारे से उसे अपने पास बैठने को कहा। नत्थू बैठ गया और उसका एक हाथ गैर इरादी तौर पर अपने बालों के उस गुच्छे की तरफ बढ़ गया जिसकी जड़ें काफी हिल चुकी थीं। अब वो उन लोगों की बातें सुनने के लिए बिल्कुल तैयार था। माधु उसको अपने पास बिठाकर खामोश हो गया, मगर उसके कपकपाते हुए होंठ साफ जाहिर कर रहे थे कि वो कुछ कहना चाहता है लेकिन फौरन नहीं कह सकता। माधु का लंगड़ा भाई भी खामोश था और बार बार अपनी कटी हुई टांग के आखिरी टुंड मुंड हिस्से पर जो गोश्त का एक बदशक्ल लोथड़ा सा बना हुआ था हाथ फेर रहा था। रूपा की मां ताकचे में रखी हुई मूर्ति के मानंद गूंगी बनी हुई थी और चौधरी अपनी मूंछों को ताव देना भूलकर जमीन पर लकीरें बना रहा था। नत्थू ने खुद ही बात शुरू की तो माधु बोला, नत्थू बात यह है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि बात क्या है। मैं कुछ कहने के काबिल ना रहा। चौधरी, तुम ही जी कड़ा करके किस्सा सुना दो। नत्थू ने गर्दन उठाकर चौधरी की तरफ देखा मगर वो कुछ ना बोला और जमीन पर लकीरें बनाता रहा। दोपहर की उदास फिजा बिल्कुल खामोश थी, अलबत्ता कभी कभी चीलों की चीखें सुनाई देती थीं और झोंपड़े के दाहिने हाथ घोड़े पर जो मुर्ग कूड़े को कुरेद रहा था कभी कभी किसी मुर्गी को देखकर बोल उठता था। चंद लम्हात तक झोंपड़े के छज्जे के नीचे सब खामोश रहे और नत्थू मामले की नजाकत अच्छी तरह समझ गया। रूपा की मां ने रोनी आवाज में कहा, मेरे फूटे भाग, उसको तो जो कुछ उजड़ना था उजड़ी, मुझ अभागन की सारी दुनिया बर्बाद हो गई। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? माधु ने कंधे हिला दिए और नत्थू से मुखातिब होकर कहा, क्या हो सकता है भाई? मैं ये कलंक का टीका अपने माथे पर लगाना नहीं चाहता। मैंने जब अपने लालू की बात रूपा से पक्की की थी तो मुझे ये किस्सा मालूम नहीं था। अब तुम लोग खुद ही विचार करो कि सब कुछ जानते हुए मैं अपने बेटे का ब्याह रूपा से कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर नत्थू की गर्दन उठी
वो शायद ये पूछना चाहता था कि लालू का ब्याह क्या हो गया कि रूपा लालू के काबिल नहीं रही। वो रूपा और लालू को अच्छी तरह जानता था और सच पूछो तो गांव में हर शख्स एक दूसरे को अच्छी तरह जानता है। वो कौन सी बात थी जो उसे उन दोनों के बारे में मालूम न थी। रूपा उसकी आंखों के सामने फूली पली बढ़ी और जवान हुई। अभी कल ही की बात है कि उसने उसके गाल पर एक जोर का धप्पा भी मारा था और उसको इतनी मजाल ना हुई कि चूं भी करे। हालांकि गांव के सब छोकरियां छोकरे गुस्ताख थे और बड़ों का बिल्कुल अदब न करते थे। रूपा तो बड़ी भोली भाली लड़की थी, बातें भी बहुत कम करती थी और उसके चेहरे पर कोई भी ऐसी अलामत न थी जिससे ये पता चलता कि वो कोई शरारत भी कर सकती है। फिर आज उसकी बाबत ये बातें क्यों हो रही थी? नत्थू को गांव के हर झोंपड़े और उसके अंदर रहने वालों का हाल मालूम था। मिसाल के तौर पर उसे मालूम था कि चौधरी की गाय ने सुबह सवेरे एक बछड़ा दिया है और माधु के लंगड़े भाई की बैसाखी टूट गई है। गामा हलवाई अपनी मूंछों के बाल चुनवा रहा था कि उसके हाथ से आईना गिरकर टूट गया और एक सेर दूध के पैसे नाई को बतौर कीमत देना पड़े। उसे यह भी मालूम था कि दो उपलों पर परशुराम और गंगू की चिख पे होते होते रह गई थी और सालग्राम ने अपने बच्चों को पापड़ भून कर खिलाए थे, हालांकि वैद्य जी ने मना किया था कि उनको मिर्चों वाली कोई चीज न दी जाए। नथु हैरान था कि ऐसी कौन सी बात है जो उसे मालूम नहीं। ये तमाम ख्यालात उसके दिमाग में एकदम आए और वो माधु काका से अपनी हैरत दूर करने की खातिर कोई सवाल करने ही वाला था कि चौधरी ने जमीन पर तोते की शक्ल करते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आता, थोड़े ही दिनों में वो बच्चे की मां बन जाएगी। तो ये बात थी। नत्थू के दिल पर एक घूंसा सा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि दोपहर की धूप में उड़ने वाली सारी चीलें उसके दिमाग में घुसकर चीखने लगी हैं। उसने अपने बाल ज्यादा तेजी से मरोड़ने शुरू कर दिए। माधु काका नत्थू की तरफ झुका और बड़े दुख भरे लहजे में उससे कहने लगा, बेटा तुम्हें ये बात तो मालूम है कि मैंने अपने बेटे की बात रूपा से पक्की की थी। अब मैं तुमसे क्या कहूं, जरा कान इधर लाओ। उसने होले से नत्थू के कान में कुछ कहा और फिर उसी लहजे में कहने लगा, कितनी शर्म की बात है, मैं तो कहीं का ना रहा। ये मेरा बुढ़ापा और ये जानलेवा दुख, और तो और लालू को बताओ कितना दुख हुआ होगा। तुम ही इंसाफ करो कि लालू की शादी अब उससे हो सकती है? लालू की शादी तो एक तरफ रही, क्या ऐसी लड़की हमारे गांव में रह सकती है? क्या उसके लिए हमारे यहाँ कोई जगह है? नथु ने सारे गांव पर एक तायराना नजर डाली और उसे ऐसी जगह नजर न आई जहां रूपा अपने पाप समेत रह सकती थी। अलबत्ता उसका एक झोंपड़ा था जिसमें वो चाहे किसी को भी रखता। पिछले बरस उसने कोढ़ी को उसमें पनाह दी थी, हालांकि सारा गांव उसे रोक रहा था और उसे डरा रहा था कि देखो ये बीमारी बड़ी छूत वाली होती है, ऐसा ना हो कि तुम्हें चिमट जाए। लेकिन वो अपनी मर्जी का मालिक था, उसने वही कुछ किया जो उसके मन ने अच्छा समझा। कोढ़ी उसके घर में पूरे 6 महीने रहकर मर गया, लेकिन उसे बीमारी बीमारी बिल्कुल ना लगी। अगर गांव में रूपा के लिए कोई जगह ना रहे तो क्या उसका यह मतलब था कि उसे मारी मारी फिरने दिया जाए? हरगिज नहीं। नत्थू इस बात का कायल नहीं था कि दुखी पर और दुख लाद दिए जाएं। उसके झोंपड़े में हर वक्त उसके लिए जगह थी। वो 6 महीने तक एक कोढ़ी की तीमारदारी कर सकता था और रूपा कोढ़ी तो नहीं थी। कोढ़ी तो नहीं थी, ये सोचते हुए नत्थू का दिमाग एक गहरी बात सोचने लगा। रूपा कोढ़ी नहीं थी, इसलिए वो हमदर्दी की ज्यादा मुस्तहिक भी नहीं थी। उसे क्या रोग है? कुछ भी नहीं। जैसा कि ये लोग कह रहे थे, वो थोड़े ही दिनों में बच्चे की मां बनने वाली थी। पर यह भी कोई रोग है? और क्या मां बनना कोई पाप है? हर लड़की औरत बनना चाहती है और औरत मां। उसकी अपनी स्त्री मां बनने के लिए तड़प रही थी और वो खुद ये चाहता था कि वो जल्दी मां बन जाए। इस लिहाज से भी रूपा का मां बनना कोई ऐसा जुर्म नहीं था जिस पर उसे कोई सजा दी जाए या फिर उसे रहम का मुस्तहिक करार दिया जाए। वो एक के बजाय 2 बच्चे जने, इससे किसी का क्या बिगड़ता था? वो औरत ही तो थी, मंदिर में गड़ी हुई देवी तो थी नहीं। और फिर ये लोग खामखा क्यों अपनी जान हलकान कर रहे थे? माधु काका के लड़के से उसकी शादी होती तो भी कभी ना कभी बच्चा जरूर पैदा होता। अब कौन सी आफत आ गई थी? ये बच्चा जो अब उसके पेट में था कहीं से उड़कर तो नहीं आ गया? शादी ब्याह जरूर हुआ होगा। ये लोग बाहर बैठे आप ही फैसला कर रहे हैं और जिसकी बाबत फैसला हो रहा है उससे कुछ पूछते ही नहीं। गोया वो बच्चा नहीं बल्कि ये खुद जान रहे हैं। अजीब बात थी। और फिर उनको बच्चे की क्या फिक्र पड़ गई थी? बच्चे की फिक्र या तो माँ करती है या उसका बाप। बाप? और मजा देखिए कि कोई बच्चे के बाप की बात ही नहीं करता था। ये सोचते हुए नत्थू के दिमाग में एक बात आई और उसने माधु काका से कहा, जो कुछ तुमने कहा उससे मुझे बड़ा दुख हुआ।
पर तुमने ये कैसे कह दिया कि रूपा के लिए यहाँ कोई जगह नहीं? हम सब अपने अपने झोंपड़ों को ताले लगा दें तो भी उसके लिए एक दरवाजा खुला रहता है। चौधरी ने जमीन पर तोते की आंख बनाते हुए कहा। तौबा का, नथु ने जवाब दिया, उनके लिए जो पापी हूं। रूपा ने कोई पाप नहीं किया, वो निर्दोष है। चौधरी ने हैरत से माधु काका की तरफ देखा और कहा, इसने पूरी बात नहीं सुनी। माधु का लंगड़ा भाई अपनी कटी हुई टांग पर हाथ फेरता रहा। नथु रूपा की मां से मुखातिब हुआ, अभी सुन लेता हूं, रूपा कहाँ है? रूपा की मां ने अपनी खुरदरी उंगलियों से आंसू पोंछे और कहा, अंदर बैठी अपने नसीबों को रो रही है। ये सुनकर नथु ने अपना सर एक बार जोर से खुजलाया और उठकर कमरे के अंदर चला गया। रूपा अंधेरी कोठड़ी के एक कोने में सर झुकाए बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। मैले कुचैले कपड़ों में अंधेरे के अंदर वो गीली मिट्टी का ढेर सा दिखाई दे रही थी। जो बातें बाहर हो रही थी उनका एक एक लफ्ज उसने सुना था, हालांकि उसके कान उसके अपने दिल की बातें सुनने में लगे हुए थे जो किसी तरह खत्म ही ना होती थी। नथु अंदर आने के लिए उठा तो वो दौड़कर सामने की खटिया पर जा पड़ी और गदड़ी में अपना सर मुंह छुपा लिया। नथु ने जब देखा कि रूपा छुप गई है तो उसे बड़ी हैरत हुई। उसने पूछा, अरे मुझसे क्यों छुपती हो? रूपा रोने लगी और अपने आप को कपड़े में और लपेट लिया। वो बगैर आवाज के रो रही थी, मगर नथु को ऐसा महसूस हो रहा था कि रूपा के आंसू उसके तपते हुए दिल पर गिर रहे हैं। उसने गदड़ी के उस हिस्सा पर हाथ फेरा जिसके नीचे रूपा का सर था और कहा, तुम मुझसे क्यों छुपती हो? रूपा ने सिसकियों में जवाब दिया, रूपा नहीं छुपती नथु, वो अपने पाप को छुपा रही है। नथु उसके पास बैठ गया और कहने लगा, कैसा पाप? तुमने कोई पाप नहीं किया, और अगर किया भी हो तो उसे छुपाना चाहिए, ये तो खुद एक पाप है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछने आया हूँ, मुझे ये बता दो कि किसने तुम्हारी सदा हंसती आंखों में ये आंसू भर दिए हैं? किसने इस बाली उम्र में तुम्हें पाप और पुण्य के झगड़े में फंसा दिया है? मैं क्या कहूँ? रूपा ये कहकर गदड़ी में और सिमट गई। नथु बोलता था और रूपा को ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे इकट्ठा कर रहा है, उसे सुकेड़ रहा है। नथु ने बड़ी मुश्किल से रूपा के मुंह से कपड़ा हटाया और उसको उठाकर बिठा दिया। रूपा ने दोनों हाथों में अपने मुंह को छुपा लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इससे नथु को बहुत दुख हुआ। एक तो पहले उसे ये चीज सता रही थी कि सारी बात उसके जहन में मुकम्मल तौर पर नहीं आती, और दूसरे रूपा उसके सामने रो रही थी। अगर उसे सारी बात मालूम होती तो वो उसके आंसू रोकने की कोशिश कर सकता था जो मैली गुदड़ी में जज्ब हो रहे थे, मगर उसको सिवाय उसके और कुछ मालूम नहीं था कि रूपा थोड़े ही दिनों में बच्चे की मां बनने वाली है। उसने फिर उससे कहा, रूपा तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? नथु भैया तुमसे पूछ रहा है और वो कोई गैर थोड़ी है जो तुम यूं अपने मन को छुपा रही हो। तुम रोती क्यों हो? गलती हो ही जाया करती है। लालू की किसी और से शादी हो जाएगी और तुम अपनी जगह खुश रहोगी। तुम्हें दुनिया का डर है तो मैं कहूंगा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। लोगों के जो जी में आए कहें, तुम्हें इससे क्या? रोने धोने से कुछ नहीं होगा रूपा। आंसू भरी आंखों से ना तुम मुझे ही ठीक तौर से देख सकती हो और ना अपने आप को। रोना बंद करो और मुझे सारी बात बताओ। रूपा की समझ में ना आता था कि वो उससे क्या कहे। वो दिल में सोचती थी कि अब ऐसी कौन सी बात रह गई है जो दुनिया को मालूम नहीं। यही सोचते हुए उसने नथु से कहा, नथु भैया मुझसे ज्यादा तो दूसरों को मालूम है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो कुछ मैं सोचती थी एक सपना था। यूं तो हर चीज सपना होती थी, पर यह सपना बड़ा अजीब है। कैसे शुरू हुआ, क्यों कर खत्म हुआ, इसका कुछ पता ही नहीं चलता। बस ऐसा मालूम होता है कि वो तमाम दिन जो मैं कभी खुशी से गुजारती थी, आंखों में आंसू बनना शुरू हो गए हैं। मैं घड़ा लेकर उछलती कूदती गाती कुएं पर पानी भरने गई। पानी भरकर जब वापस आने लगी तो ठोकर लगी और घड़ा चिकनाचूर हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने चाहा कि उस टूटे हुए घड़े के टुकड़े उठाकर झोली में भर लूं, पर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नुकसान मेरा हुआ। चाहिए तो ये था कि वो मुझसे हमदर्दी करते, पर उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। गोया घड़ा उनका था और तोड़ने वाली मैं थी, और इस रोड़े का कोई कसूर ही न था जो रास्ते में पड़ा था और जिससे दूसरे भी ठोकर खा सकते थे। तुम मुझसे कुछ न पूछो, मुझे कुछ याद नहीं रहा। नथु की उंगलियां ज्यादा तेजी से बालों का गुच्छा मरोड़ने लगी। उसने बड़े इज़्तिराब से कहा, मैं सिर्फ पूछता हूं कि वो है कौन? कौन? वही वही। रूपा उससे आगे कुछ न कह सकी। रूपा के सीने से एक बेख्तियार आह निकल गई। वो पहले जितना नजदीक था अब उतना ही दूर है। मैं उसका नाम पूछता हूँ, और जानती हो मैं तुमसे उसका नाम क्यों पूछता हूँ? इसलिए कि वो तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी हो। तुम उसकी हो और वो तुम्हारा। ये नथु इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि रूपा ने दीवानावार उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फटे हुए लहजे में कहा,
हौले हौले बोलो नत्थू, हौले हौले बोलो, कहीं वो जो मेरे हृदय में नया जीव है न सुन ले कि उसकी माँ पापन है। नत्थू इसी डर के मारे तो मैं ज्यादा सोचती नहीं, ज्यादा गम नहीं करती कि उसको कुछ मालूम ना हो, पर बैठे बैठे कभी मेरे मन में आता है कि डूब मरूं, अपना गला घोंट लूं या फिर जहर खा के मर जाऊं। नत्थू ने उठकर टहलना शुरू कर दिया। वो सोच रहा था। एक दो सेकंड गौर करने के बाद उसने कहा, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी मरने न दूंगा। तुम क्यों मरो, यूं तो मौत से छुटकारा नहीं, सबको एक दिन मरना है, पर इसीलिए तो जीना भी जरूरी है। मैं कुछ पढ़ा नहीं, मैं कोई पंडित नहीं, पर जो कुछ मैंने कहा है ठीक है। तुम मुझे उसका नाम बता दो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा और उसे मजबूर करूंगा कि वो तुम्हारे साथ ब्याह कर ले और तुम्हें अपने पास रखे। वही तुम्हारा पति है। नथु फिर रूपा के पास बैठ गया और कहने लगा, लो मेरे कान में कह दो, वो कौन है? रूपा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? क्या तुम्हें यकीन नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगा? रूपा ने जवाब दिया, तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो नथु, पर जिस आदमी के पास तुम मुझे ले जाना चाहते हो, क्या वो भी कुछ करेगा? वो मुझे भूल भी चुका होगा। नथु ने कहा, तुम्हें देखते ही उसे सब कुछ याद आ जाएगा। बाकी चीजों की याद उसे मैं दिला दूंगा। तुम मुझे उसका नाम तो बताओ। ये ठीक है कि स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, पर ऐसे मौकों पर तुम्हें कोई लाज ना आनी चाहिए। रूपा खामोश रही। इस पर नथु और ज्यादा मुस्तरिब हो गया। मैं तुम्हें एक सीधी सादी बात समझाता हूं और तुम समझती ही नहीं हो। पगली, जो तुम्हारे बच्चे का बाप है वही तुम्हारा पति है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम तो बस आंसू बहाए जाती हो, कुछ सुनती ही नहीं हो। मैं पूछता हूं, उसका नाम बताने में हर्ज ही क्या है? लो, तुमने और रोना शुरू कर दिया। अच्छा भाई, मैं ज्यादा बातें नहीं करता, तुम ये बता दो कि वो है कौन। तुम मान लो, मैं उसका कान पकड़कर सीधे रास्ते पर ले आऊंगा। रूपा ने सिसकियों में कहा, तुम बार बार पति न कहो नथु। मेरी जवानी, मेरी आशा, मेरी दुनिया कभी की विधवा हो चुकी है। तुम मेरी मांग में सिंदूर भरना चाहते हो और मैं चाहती हूँ कि सारे बाल ही नोच डालूं। नथु, अब कुछ नहीं हो सकेगा। मेरी झोली के बेर जमीन पर गिरकर सब के सब मोरी में जा पड़े हैं। अब उन्हें बाहर निकालने का कोई फायदा नहीं। उसका नाम पूछकर तुम क्या करोगे? लोग तो मेरा नाम भूल जाना चाहते हैं। नथु तंग आ गया और तेज लहजे में कहने लगा, तुम तुम बेवकूफ हो। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। वो उठकर जाने लगा तो रूपा ने हाथ के इशारे से उसे रोका। ऐसा करते हुए उसका रंग जर्द पड़ गया। नथु ने उसकी गीली आंखों की तरफ देखा। बोलो। रूपा बोली, नथु भैया, मुझे मारो, खूब पीटो, शायद इस तरह मैं उसका नाम बता दूं। तुम्हें याद होगा, एक बार मैंने बचपन में मंदिर के एक पेड़ से कच्चे आम तोड़े थे और तुमने एक ही चांटा मारकर मुझसे सच्ची बात कहलवाई थी। आओ, मुझे मारो। ये चोर जिसे मैंने अपने मन में पनाह दे रखी है, बगैर मार के बाहर नहीं निकलेगा। नत्थू खामोश रहा। एक लहजे के लिए उसने कुछ सोचा, फिर एकाएकी उसने रूपा के पीले गाल पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि छत के चंद सूखे और गर्द से अटे तिनके धमक के मारे नीचे गिर पड़े। नत्थू की सख्त उंगलियों ने रूपा के गाल पर कई नहरें खोद दी। नत्थू ने गरज कर पूछा, बताओ वो कौन है? झोंपड़े के बाहर माधु के लंगड़े भाई की आधी टांग कांपी। चौधरी जिस तिनके से जमीन पर एक और तोते की शक्ल बना रहा था, हाथ कांपने के बायस दोहरा हो गया। माधु काका ने कुलंक की तरह अपनी गर्दन ऊंची करके झोंपड़े के अंदर देखा। अंदर से नत्थू की खश्म आलूद आवाज आ रही थी, मगर ये पता नहीं चलता था कि वो क्या कह रहा है। आंखों ही आंखों में माधु काका, चौधरी और लंगड़े केशु ने आपस में कई बातें की। आखिर में माधु काका का भाई बैसाखी टेक कर उठा। वो झोंपड़े में जाने ही वाला था कि नत्थू बाहर निकला। केशु एक तरफ हट गया। नत्थू ने पलट कर अपने पीछे देखा और कहा, आओ रूपा। फिर उसने रूपा की माँ से कहा, माँ तुम बिल्कुल चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, हम शाम तक लौट आएंगे। किसी ने नत्थू से ये ना पूछा कि वो रूपा को लेकर किधर जा रहा है। माधु काका कुछ पूछने ही वाला था कि नत्थू और रूपा दोनों चबूतरे पर से उतरकर मोरी के उस पार जा चुके थे। चनाचे वो अपनी मूछ के सफेद बाल नोचने में मसरूफ हो गया और चौधरी ने बड़े तिनके को सीधा करना शुरू कर दिया। भट्टे के मालिक लाला गणेश दास का लड़का सतीश, जिसे भट्टे के मजदूर छोटे लाला जी कहा करते थे, अपने कमरे में अकेला चाय पी रहा था। पास ही तपाई पर एक खुली हुई किताब रखी थी जिसे गालिबन वो पढ़ रहा था। किताब की जिल्द की तरह उसका चेहरा भी जज्बात से खाली था। ऐसा मालूम होता था कि उसने अपने चेहरे पर गिलाफ चढ़ा रखा है। वो हर रोज अपने अंदर एक नया सतीश पाता था। वो जाड़े और गर्मियों के दरमियानी मौसम की तरह मुतगय्यर था। वो गर्म और सर्द लहरों का एक मजमुआ था। दूसरे दिमाग से सोचते थे, लेकिन वो हाथों और पैरों से सोचता था। जहाँ हर शय खेल नजर आती है,
यही वजह है कि अपनी जिंदगी को गेंद की मानंद उछाल रहा था। वो समझता था कि उछल कूद ही जिंदगी का असल मकसद है। उसको मसलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हर शय को वो मसल कर देखता था। औरतों के मुतालिक उसका नजरिया ये था कि मर्द ख्वाह कितना ही बूढ़ा हो जाए मगर उसको औरत जवान मिलनी चाहिए। औरत में जवानी को वो उतना ही जरूरी ख्याल करता था जितना अपने टेनिस खेलने वाले रैकेट में बने हुए जाल के अंदर तनाव को। दोस्तों को कहा करता था, जिंदगी के साज का हर तार हर वक्त तना होना चाहिए ताकि जरा सी जुम्बिश पर भी वो लर्जना शुरू कर दे। ये लर्जिश, ये कपकपाहट जिससे सतीश को इस कदर प्यार था, दरअसल उसके गंदे खून के खौलाव का नतीजा थी। जिनसी ख्वाहिशात उसके अंदर इस कदर ज्यादा हो गई थी कि जवान हैवानों को देखकर भी उसे लज्जत महसूस होती थी। वो जब अपनी घोड़ी के जवान बच्चे के कपकपाते हुए बदन को देखता तो उसे नाकाबिले बयान मुसरत हासिल होती थी। उसको देखकर कई बार उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई थी कि वो अपना बदन उसके तरोताज़ा बदन के साथ घिसे। सतीश चाय पी रहा था और दिल ही दिल में चायदानी की तारीफ कर रहा था जो बेदाग सफ़ेद चीनी की बनी हुई थी। सतीश को दाग पसंद नहीं थे, वो हर शय में हमवारी पसंद करता था। साफ बदन औरतों को देखकर वो अक्सर कहा करता था, मेरी निगाहें इस औरत पर कई घंटे तैरती रहें, वो किस कदर हमवार थी। ऐसा मालूम होता था कि शफाफ पानी की छोटी सी झील है। ये कमरा जिसमें इस वक्त सतीश बैठा हुआ था खास तौर पर उसके लिए बनवाया गया था। कमरे के सामने टेनिस कोर्ट था। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ हर रोज शाम को टेनिस खेलता था। आज उसने अपने दोस्तों से कह दिया था कि वो टेनिस खेलने नहीं आएगा क्योंकि उसे आज एक दिलचस्प खेल खेलना था। भंगी की नौजवान लड़की जिसके मुतालिक उसने एक रोज अपने दोस्त से कहा था, तुम उसे देखो, सच कहता हूँ तुम्हारी निगाहें उसके चेहरे पर से फिसल जाएंगी। मेरी निगाहें उसको देखने से पहले उसके खुरदरे बालों को थाम लेती हैं ताकि फिसल न जाएं। आज एक मुद्दत के बाद टेनिस कोर्ट में उससे खुफिया मुलाकात करने के लिए आ रही थी। वो चाय पी रहा था और उसको ऐसा मालूम होता था कि चाय में उस जवान लड़की के सांवले रंग का अक्स पड़ रहा था। उसके आने का वक्त हो गया था। बाहर सूखे पत्ते खड़के तो सतीश ने प्याली में से चाय का आखिरी घूंट पिया और उसकी आमद का इंतजार करने लगा। एक लंबा सा साया टेनिस कोर्ट के झाड़ू दिए हुए सीने पर मुतहरिक हुआ और लड़की के बजाय नत्थु नमूदार हुआ। सतीश ने गौर से उसकी तरफ देखा कि आने वाला भट्टे का एक मजदूर है। नत्थु अपने बालों का एक गुच्छा उंगलियों से मरोड़ रहा था और टेनिस कोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। सतीश की कुर्सी बरामदे में बिछी थी। पास पहुंचकर नत्थु खड़ा हो गया और सतीश की तरफ यूं देखने लगा गोया छोटे लाला जी को उसकी आमद की गर्ज़ो-वायत अच्छी तरह मालूम है। सतीश ने पूछा, क्या है? नत्थु खामोशी से बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया और कहने लगा, छोटे लाला जी, मैं उसे लेकर आया हूँ, अब आप उसे अपने पास रख लीजिए, गांव वाले उसे बहुत तंग कर रहे हैं। सतीश हैरान हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि नत्थु क्या कह रहा है। उसने पूछा, किसे किसे तंग कर रहे हैं? नत्थु ने जवाब दिया, आप रूपा को, आपकी पत्नी को। मेरी पत्नी? सतीश चकरा गया। मेरी पत्नी? तेरा दिमाग तो नहीं बहक गया? ये क्या बक रहा है? ये कहते ही उसके अंदर, बहुत अंदर रूपा का ख्याल पैदा हुआ और उसे याद आया कि पिछले सावन में वो एक मोटी मोटी आंखों और गदराए हुए जिस्म वाली एक लड़की से कुछ दिनों खेला था। वो दूध लेकर शहर में जाया करती थी। एक बार उसने दूध की बूंदें उसके उभरते हुए सीने पर टपकती देखी थी। और हाँ, ये रूपा वही लड़की थी जिसके बारे में उसने एक बार ये ख्याल किया था कि वो दूध से ज्यादा मुलायम है। उसको हैरत भी होती थी कि ये ईंटें बनाने वाले ऐसी नर्मो नाजुक लड़कियां कैसे पैदा कर लेते हैं। वो भंगी की लड़की को भूल सकता था, सुशीला को फरामोश कर सकता था जो हर रोज उसके साथ टेनिस खेलती थी। वो अस्पताल की नर्स को भूल सकता था जिसके सफेद कपड़ों का वो मोतरिफ था, लेकिन रूपा को नहीं भूल सकता था। उसे अच्छी तरह याद है कि दूसरी या तीसरी मुलाकात पर जब कि रूपा ने अपना आप उसके हवाले कर दिया था तो उसकी एक बात पर उसे बहुत हंसी आई थी। रूपा ने उससे कहा था, छोटे लाला जी, कल सुंदरी चमारन कह रही थी जल्दी जल्दी ब्याह कर ले रही, बड़ा मजा आता है। उसे क्या पता कि मैं ब्याह कर भी चुकी हूँ। मगर रूपा थी कहाँ? सतीश की हैवानी हिस्स उसका नाम सुनते ही बेदार हो चुकी थी। वो सतीश का दिमाग मामला की नज़ाकत को समझ गया था मगर उसका जिस्म सिर्फ अपनी दिलचस्पी की तरफ मुतवज्जे था। सतीश ने पूछा, कहाँ है रूपा? नत्थु उठ खड़ा हुआ, बाहर खड़ी है, मैं अभी उसे लाता हूँ। सतीश ने फौरन रोबदार लहजे में कहा, खबरदार जो से तू यहाँ लाया, जा भाग जा यहाँ से। पर छोटे लाला जी, वो आपकी पत्नी हो चुकी है, बच्चे की माँ बनने वाली है और बच्चा आप ही का तो होगा, आप ही का तो होगा, नत्थु ने ततलाते हुए कहा। तो रूपा हमला हो चुकी थी। सतीश को कुदरत की यह सितम जरीफी सख्त नापसंद थी।
उसकी समझ में नहीं आता था कि औरत और मर्द के ताल्लुकात के साथ साथ ये हमल का सिलसिला क्यों जोड़ दिया है। मर्द जब किसी औरत की खास खूबी का मोतरफ होता है तो उसकी सजा बच्चे की शक्ल में क्यों तरफैन को भुगतना पड़ती है। रूपा बच्चे के बगैर कितनी अच्छी थी और वो खुद उस बच्चे के बगैर कितने अच्छे तरीके पर रूपा के साथ ताल्लुकात कायम रख सकता था। इस सिलसिले तौलीद की वजह से कई बार उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि औरत एक बेकार शय है, यानी उसको हाथ लगाओ और ये बच्चा पैदा हो जाता है। ये भी कोई बात है। अब उसकी समझ में नहीं आता था कि वो उस बच्चे का क्या करे जो पैदा हो रहा था। थोड़ी देर गौर करके उसने नत्थू को अपने पास बिठाया और बड़े आराम से कहा, तुम रूपा के क्या लगते हो? खैर छोड़ो इस किस्से को। देखो, ये बच्चे बच्चे की बात मुझे पसंद नहीं। मुफ्त में हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, रूपा को यहाँ छोड़ जाओ। मैं उसे आज ही किसी ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहाँ ये बच्चा ज़ाया कर दिया जाए, और रूपा को मैं कुछ रुपए दे दूंगा, वो खुश हो जाएगी। तुम्हारा इनाम भी तुम्हें मिल जाएगा। ठहरो। ये कहकर सतीश ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और 10 रुपए का नोट नत्थू के हाथ में देकर कहा, ये रहा तुम्हारा इनाम, जाओ ऐश करो। नत्थू चुपके से उठा। 10 रुपए का नोट उसने अच्छी तरह मुट्ठी में दबा लिया और वहां से चल दिया। सतीश ने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो छुट्टी हुई। अब वो भंगी की लड़की की बाबत सोचने लगा कि अगर उसे भी, मगर ये क्या। नत्थू रूपा के साथ वापस आ रहा था। रूपा की नजरें झुकी हुई थी और वो यूं चल रही थी जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही है। सतीश ने सोचा, ये बच्चा पैदा करना भी एक अच्छी खासी मुसीबत मालूम होती है। नत्थू और रूपा दोनों बरामदे की सीढ़ियों के पास खड़े हो गए। सतीश ने रूपा की तरफ देखे बगैर कहा, देखो रूपा, मैंने इसको सब समझा दिया है। तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा, समझी? क्यों भाई, तुमने सब कुछ बता दिया ना? नत्थू ने 10 रुपए का नोट खामोशी से सतीश की तरफ बढ़ाया और कहा, छोटे लाला जी, कागज के इस टुकड़े से आप मुझे खरीदना चाहते हैं? मैं तो एक बहुत बड़ा सौदा करने आया था। सतीश ने समझा कि नत्थू शायद 10 रुपए से ज्यादा मांगता है। कितने चाहिए तुझे? मेरे पास इस वक्त 50 हैं, लेना है तो ले जाओ। नत्थू ने रूपा की तरफ देखा। रूपा की आंखों से आंसू निकलकर सीमेंट से लिपटी हुई सीढ़ियों पर टपक रहे थे। उसके दिल पर ये कतरे पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे। सतीश की तरफ उसने मुड़कर कहा, छोटे लाला जी, ये आपकी पत्नी है, आप इसके बच्चे के बाप हैं। जैसे बड़े लाला जी आपके पिता हैं, रूपा के लिए और कोई जगह नहीं है, वो आपके पास रहेगी और आप उसे पत्नी बनाकर रखेंगे। सब गांव वाले इसे धुतकार रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि वो आपका बच्चा अपने पेट में लिए फिरती है। आपको थामना पड़ेगा इस लड़की का हाथ जिसने आपको अपना सब कुछ दे दिया। आपका दिल पत्थर का नहीं है छोटे लाला जी, और इस छोकरी का दिल भी पत्थर नहीं है। आपने इसको सहारा ना दिया तो और कौन देगा? ये आती नहीं थी, रो रो के अपनी जान हलकान कर रही थी। मैंने इसे समझाया और कहा, पगली तू क्यों रोती है? तेरा पति जीता है, चल मैं तुझे उसके पास ले चलूं। सतीश को पति पत्नी का मतलब ही समझ में नहीं आता था। देखो भाई, ज्यादा बकवास ना करो। तुम यूं डरा धमका कर मुझसे ज्यादा रुपया वसूल नहीं कर सकते। मैं 100 रुपया देने पर राजी हूँ, मगर शर्त यह है कि बच्चा जाया कर दिया जाए। और तुम जो मुझसे ये कहते हो कि मैं इसे अपने घर में बसा लूं, तो ये नामुमकिन है। मैं इसका पति ख्वाब में भी नहीं बना और ना ये मेरी कभी पत्नी बनी है, समझे? 100 रुपया लेना हो तो कल आके यहाँ से ले जाना, अब यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। और ये बच्चा क्या आसमान से गिरा है? इसकी आंखों में आंसू भूत प्रेतों ने भर दिए हैं। मेरा दिल कौन मसल रहा है? ये 100 रुपए क्या आप खैरात के तौर पर दे रहे हैं? कुछ हुआ है तो ये सब कुछ हो रहा है, कोई बात है तो ये हलचल मच रही है। आप इस बच्चे के बाप हैं तो क्या इसके पति नहीं? मेरी अक्ल को कुछ हो गया है या आपकी समझ को? सतीश ये तकरीर बर्दाश्त न कर सका। उल्लू के पट्टे, तू जाता है कि नहीं? यहाँ से खड़ा अपनी मंतक छांट रहा है। जा, जो करना है कर ले, देखूं तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। नत्थू ने हौले से कहा, मैं तो संवारने आया था छोटे लाला जी, आप ना हक क्यों बिगड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं इसका हाथ थाम लेते? ये आपकी पत्नी है, पत्नी के बच्चे। अब तू अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं? बच्चा बच्चा क्या बक रहा है? जा ले जा अपनी इस कुछ लगती को, वरना याद रख खाल उधेड़ दूंगा। नत्थू के सब पट्टे अकड़ गए। भगवान की कसम, मुझ में इतनी शक्ति है कि यूं हाथों में दबाकर तेरा सारा लहू निचोड़ दूं। मेरी खाल तेरे नाजुक हाथों से नहीं उधड़ेगी। मैं तेरी बोटी बोटी नोच सकता हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे हाथ तक नहीं लगाना चाहता। तू रूपा के बच्चे का बाप है, तू रूपा का पति है। अगर मैं तुझ पर हाथ उठाया तो मुझे डर है कि रूपा के दिल को धक्का लगेगा। तू औरतों से मिलता जुलता है, पर तू औरत का दिल नहीं रखता। सतीश आपे से बाहर हो गया और चीखने लगा, तेरी और तेरी रूपा की ऐसी तैसी, निकल यहाँ से बाहर। नत्थू बढ़कर रूपा के आगे खड़ा हो गया और सतीश के पास, बिल्कुल पास जाकर कहने लगा, छोटे लाला जी माफ कीजिएगा, मैंने ऐसी बातें कह दी हैं जो मुझे नहीं कहना चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए, मगर रूपा का हाथ थाम लीजिए। आप इसके पति हैं, इसके भाग में आपके बिना और कोई मर्द नहीं लिखा गया। ये आपकी है, अब आप इसे अपना बना लें।
ये देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। कैसे वाहियात आदमी से वास्ता पड़ा है, सतीश ने कमरे के अंदर जाते हुए कहा। कहता हूँ मैं रूपा वूपा को नहीं जानता, मगर ये खामखा इसे मेरे पल्ले बांध रहा है। जाओ जाओ, होश की दवा करो। कमरे का सिर्फ एक दरवाजा खुला था जिसमें से सतीश अंदर दाखिल हुआ था। अंदर दाखिल होकर उसने ये दरवाजा बंद कर दिया। नत्थू ने दरवाजे की लकड़ी की तरफ देखा तो उसे सतीश के चेहरे और उसमें कोई फर्क नजर न आया। नत्थू ने अपने सर के बाल मरोड़ने शुरू कर दिए और जब पलट कर उसने रूपा से कुछ कहना चाहा तो वो जा चुकी थी और वो उसका पीछा करने के लिए भागा, मगर वो जा चुकी थी। बाहर निकलकर उसने रूपा को बहुत दूर दरख्तों के झुंड में गायब होते देखा। वो उसके पीछे ये कहता हुआ भागा, रूपा रूपा ठहर जा, मैं एक बार फिर उसे समझाऊंगा। वही तेरा पति है, उसका घर ही तेरी असल जगह है। वो बहुत देर तक भागता रहा मगर रूपा बहुत दूर निकल गई थी। उस रोज से आज तक नत्थू रूपा की तलाश में सरगर्दा है मगर वो उसे नहीं मिलती। वो लोगों से कहता है, मैं रूपा के पति को जानता हूँ, तुम उसे ढूंढ कर लाओ, मैं उसके पति से मिला दूंगा। लोग ये सुनकर हंस देते हैं। बच्चे जब भी नत्थू को देखते हैं तो उससे पूछते हैं, उसका पति कौन है नत्थू भैया? तो नत्थू उनको मारने के लिए दौड़ता है।